Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine and I hope you are doing well. और आई थिंक कल के लेक्चर की समझ आ गई होगी आप लोगों को बिकॉज मैंने चेक किया किसी ने कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा हुआ था तो इसका मतलब है कि आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई है. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर. सो लेट्स स्टार्ट विद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. Today is the 8th lecture of Animal Physiology 2. Today is Friday 24th April 2020. So that was the question that I have asked from you guys yesterday, that why drinking water just after taking a meal is forbidden. क्या क्यों मना करते हैं कि हमारे पास खाना खाने के फौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए. तो फर्स्ट थिंग अगर देखें, हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की फिजियोलॉजी देखें तो पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, फूड की को चीविंग करते हैं. हमारे पास फिजिकल डाइजेशन होती है फूड की. तो इस दौरान हम फूड के अंदर जो हमारे बकल कैविटी है उसमें फूड के साथ हम सलाइवा मिक्स करते हैं. सलाइवा में हमारे पास एक एंजाइम होता है सलाइवरी एमाइलेज. ठीक है, तो वो इसके साथ सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और थोड़ी बहुत डाइजेशन यहाँ स्टार्ट होती है. बाकी जो सलाइवा हमारे फूड के साथ स्टमक में जाता है तो वहाँ पे जो है एमाइलेज उसकी डाइजेशन करता है. ठीक है, दूसरा क्या होता है कि जैसे ही फूड जैसे-जैसे आ रही होती है एसोफेगस से स्टमक में एंटर होती है, तो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्टमक है उसके साथ जैसे ही फूड टच होती है तो ये एक स्टिमुलस होता है और उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है कि गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट होता है और एचसीएल सिक्रीट होता है. ठीक है, गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास एचसीएल है और इसके अलावा पेप्सिन एंजाइम्स भी है जो पेप्सिनोजेन है. एचसीएल क्यों रिलीज किया जाता है? एचसीएल क्या करता है, एक तो वो क्या करता है कि वो फूड में वहाँ स्टमक में पीएच को लो करता है. लाइक आपको पहले बताया था मैंने कि पेप्सिन जो है वो एक्टिवेट होता है 2 पीएच पे. तो जब तक पीएच 2 नहीं होती तो वो पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं होता. तो एचसीएल रिलीज होता है ताकि पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया जा सके और हमारे पास जो है वो पेप्सिन जो है वो फिर प्रोटीन की डाइजेशन स्टार्ट करे. ठीक है, तो अब क्या होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल आपने खाना खाया और गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन हुई. ठीक है, अब लास्ट निवाला था वो जैसे ही स्टिमुलस आया गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन हुई. तो वो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन उतनी हुई है कि उस पार्टिकुलर मटेरियल की जो पीएच है वो 2 तक कर ली. अब आपने फौरन ऊपर पानी पी लिया, गिलास ग्लास ऑफ वाटर. अब ये एक गिलास पानी जो पिया, अब ये पानी चूंकि न्यूट्रल होता है तो जैसे ही बॉडी में गया स्टमक के अंदर इसने क्या कर दिया, पीएच को इंक्रीज कर देता है. ठीक है, अब पीएच इंक्रीज जब हो गई तो हमारे पास क्या होता है कि अब उस वो तो पीएच इंक्रीज हो गई. ठीक है, तो पीएच जब इंक्रीज हो गई तो हमारे पास अभी क्या हुआ था कि पेप्सिनोजेन पूरी तरह से जितने भी मॉलिक्यूल बहुत से मॉलिक्यूल जो पेप्सिनोजेन के रिलीज हुए थे वो सारे के सारे पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हुए होते. तो हमारे पास डाइजेशन का प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है और हमारे पास जो थोड़े से जो पेप्सिन के मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो चुके हैं वो अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं. दूसरा एक तो ये है कि पेप्सिनोजेन पूरा पेप्सिन में कन्वर्ट नहीं हो सकता. दूसरा नुकसान क्या है कि हमारे पास जो ऑप्टिमम वर्किंग पीएच है पेप्सिन की वो 2 है और जब आपने पानी पिया तो पीएच क्या हो गई, इंक्रीज कर गई. तो आपको पता है कि जो पीएच है वो एंजाइम एक्टिविटी को डायरेक्टली अफेक्ट करती है. तो हाई पीएच पे जो है हमारे पास पेप्सिन जो है वो फंक्शन तो कर रहा होता है लेकिन उस तरह एफिशिएंटली और एक्टिवली फंक्शन नहीं कर सकता जिस तरह वो 2 पीएच पे फंक्शन करता है. ठीक है, ये तो है कि हमारे पास खाना खाने के बाद पानी पीना क्यों मना है. दूसरा ये भी करता है कि हमारे पास जो आप खाना खाने के बाद पानी फौरन पी लो बहुत ज्यादा तो वो एमाइलेज एंजाइम को भी डीएक्टिवेट कर देता है. एक और चीज कि आपने देखा होगा कि खाने के दौरान आप पानी पी सकते हो. खाने के दौरान पानी पी सकते हो वो एक तो अच्छा ये वो बहुत फायदेमंद भी है बिकॉज वो क्या करता है कि एक तो मीडियम ऑफ डाइजेशन प्रोवाइड करता है. लाइक अगर फ्लूइड फ्लूइड टाइप आपकी फूड हो जाती है स्टमक में जाके जिसकी वजह से डाइजेशन आसान हो जाती है. दूसरा वो पेप्सिन या एंजाइम की एक्टिविटी पे अफेक्ट क्यों नहीं करता, बिकॉज आप जब एंड में खाना खा लिया और तब आपने पानी पिया तो अब कोई फूड मॉलिक्यूल या फूड का निवाला कोई नहीं जा रहा होता जो आपके स्टमक की वॉल के साथ टच हो, वो स्टिमुलेट हो और मजीद गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट हो. लेकिन जब आपने फॉर एग्जांपल आधी रोटी खाई, आधा खाना खा लिया और आपने उसके बाद पानी पिया तो वो पानी से पीएच उस टाइम तो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. लेकिन आपने और आधा खाना जब खाएंगे तो वो आधा खाना जब जाएगा तो वो वापस स्टिमुलेट कर देगा स्टमक को कि आप गैस्ट्रिक जूस और एचसीएल सिक्रीट करो और तब इतना एचसीएल सिक्रीट होगा कि वो पूरे स्टमक की पीएच 2 तक आ जाती है. तो इसीलिए खाने के दौरान पानी पीना हमारे लिए फायदेमंद है लेकिन खाने के बाद जो पानी पीते हैं
वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो मोस्टली क्या होता है कि खाने के बाद 15 से 20 मिनट में सारे के सारे जो पेप्सिनोजेन के मॉलिक्यूल्स हैं वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। तो उसके बाद अगर आप पानी पिएँ तो इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, लेकिन फिर भी कहते हैं कि आप आधा घंटा या 40 मिनट तक वेट कर लें ताकि वो पेप्सिन अच्छी तरह उस पीएच 2 पे जो है इफ़ेक्टिवली काम करके फूड को डाइजेस्ट कर ले। ये तो चलें क्वेश्चन का आंसर था। अब हम मूव करते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन एक्शन। तो हमने कल पढ़ा कि हमारे पास प्रोटीन हार्मोन्स जो हैं चूंकि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो वो सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम यूज करते हैं। हमने कल फिर एडिनाइल साइक्लेज सीएमपी सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम पढ़ा कि जिसमें हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर यूज होते हैं। आई थिंक इसकी आप लोगों को कल समझ आई होगी, तो मैं आज वापस एक्सप्लेन नहीं करता बिकॉज लेक्चर का साइज लंबा हो जाता है और फिर जो है कुछ स्टूडेंट्स को डाउनलोडिंग करने में मसला होता है। तो इसलिए थोड़ा स्पीड तेजी से जाएंगे ताकि आप इसको इजीली समझते जाएं। सो ये कल हमने सारा एक्सप्लेन किया था। आज हम ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था। So today we will start secondary type of secondary messenger system, that is phospholipase C or calcium ion secondary messenger system. अब ये फॉस्फोलाइपेज सी और सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम किस तरह है ये आज हम पढ़ते हैं। सो सम हार्मोन्स एक्टिवेट ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स दैट एक्टिवेट द एंजाइम फॉस्फोलाइपेज सी अटैच टू द इनसाइड प्रोजेक्शंस ऑफ द रिसेप्टर। कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोटीन वहां पे हमारे पास जो CAMP वाले थे उसमें मोस्टली हम कहते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स यूज होंगे, तो इसमें भी हमारे पास ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं, लेकिन ये जी प्रोटीन भी हो सकते हैं और कोई और रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं, लेकिन हैं ये ट्रांस मेम्ब्रेन कौन से रिसेप्टर्स हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड पे भी निकले हों और उसकी हार्मोन बाइंडिंग डोमेन हो और इंट्रासेलुलर साइड पे भी उसके कोई ना कोई डोमेन साइटोप्लाज्म में भी मौजूद हो, साइटोप्लाज्मिक साइड पे। तो क्या होता है कि हमारे पास फास्फोलाइपेज सी जो है ये सेकेंडरी मैसेंजर के तौर पे इधर काम करता है। सो दिस एंजाइम, कौन सा एंजाइम, फास्फोलाइपेज सी, कैटालाइजेज द ब्रेक डाउन ऑफ सम फॉस्फोलिपिड्स इन द सेल। लाइक हमारे पास डिफरेंट सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंट फॉस्फोलिपिड्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। सो स्पेशली कौन सी फॉस्फोलिपिड्स हमारे पास, एक है लाइक फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बाइफॉस्फेट PIP2, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल बाइफॉस्फेट या डाइफॉस्फेट भी कहते हैं। सो दिस phospholipase C act on this phosphatidyl inositol diphosphate and split it into two components. The first component is the inositol triphosphate or IP3, we called it IP3, and diacyl glycerol. So these two also act as a secondary messenger products of the phosphatidyl inositol 2 diphosphate. So what function these two performs? The IP3 or inositol triphosphate, it mobilizes calcium ions from mitochondria and endoplasmic reticulum. ये क्या करता है कि ये हमारे पास इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे एक्ट करके कैल्शियम चैनल्स को ओपन करता है और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से भी कैल्शियम आयंस बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, और हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम रिजर्वायर ऑफ कैल्शियम आयंस कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं और वो इसीलिए कहते हैं बिकॉज इट एक्ट एज अ रिजर्वायर और स्टोर हाउस फॉर द कैल्शियम आयंस। तो इसमें जो अंदर कैल्शियम आयंस स्टोर हुए हुए हैं वो चैनल्स ओपन हो जाते हैं और हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन मूव करके हमारे पास साइटोप्लाज्म में आते हैं। अब हमारे पास इंट्रासेलुलर लेवल जो है या साइटोप्लाज्मिक कैल्शियम आयन का लेवल क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। और अब ये जो हमारे पास कैल्शियम आयंस हैं दे एक्ट एज secondary messenger system, और calcium ions have their own secondary messenger effects, ठीक है, such as smooth muscle contraction and changes in cell secretion। ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्या करते हैं कि जब कैल्शियम आयंस के लेवल हाई हो जाते हैं तो क्या होता है कि कुछ प्रोटीन्स जो कैल्शियम आयन डिपेंडेंट चैनल्स हैं तो वो चैनल्स ओपन होते हैं, उन चैनल से जो है कुछ प्रोटीन्स की सिक्रेशन स्टार्ट हो जाती है, तो ये सिक्रेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये स्मूथ मसल कंट्रैक्शन और हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन है उसको भी ये कैल्शियम आयंस क्या करते हैं कि कंट्रोल करते हैं, कैल्शियम आयंस के लेवल्स जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर का प्रोडक्ट था, सॉरी जो दूसरा सेकंड प्रोडक्ट था हमारे पास फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल डाइफॉस्फेट का, वो था DAG और डाइएसाइल ग्लिसरॉल। सो दिस DAG और डाइएसाइल ग्लिसरॉल हमारे पास क्या करता है, इट इज अदर लिपिड सेकेंडरी मैसेंजर एंड इट एक्टिवेट्स द एंजाइम प्रोटीन काइनेज C। पिछले सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम में हमारे पास प्रोटीन काइनेज A एक्टिवेट हो रहा था, यहाँ पे हमारे पास प्रोटीन काइनेज
सी एक्टिवेट कर रहा है डीएजी। और काइनेजेस का क्या काम है कि वो फर्दर जाके मजीद प्रोटीन्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। और वो जो मजीद प्रोटीन्स एक्टिवेट हो रहे हैं वो किसी भी जीन के या तो प्रोमोटर का एक्टिवेटर होगा, या प्रोमोटर का इनहिबिटर हो सकता है, या फिर वो किसी जीन के एनहेंसर का एक्टिवेटर होगा, या एनहेंसर का इनहिबिटर भी हो सकता है। अगर वो कोई ऐसा प्रोटीन है जो एनहेंसर का एक्टिवेटर है तो क्या होगा कि ये एक्टिवेटर एक्टिवेट होगा, ये जाके एनहेंसर को एक्टिवेट करेगा, एनहेंसर में कॉन्फॉर्मेशनल और स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगी, वो जाके प्रोमोटर पे अटैच होगा, प्रोमोटर एक्टिवेट हो जाएगा। प्रोमोटर जैसे एक्टिवेट होगा उस पार्टिकुलर प्रोटीन या डिजायर्ड प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी और हमारे पास उस प्रोटीन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटीन काइनेज ए की अपनी एक कैटेगरी है कि वो कौन कौन से प्रोटीन्स को जो है, ठीक है। तो हमारे पास प्रोटीन काइनेज है कि अपनी कैटेगरी है जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स को एक्टिवेट करता है। प्रोटीन काइनेज सी हमारे पास एक अलग कैटेगरी के एंजाइम्स हैं, तो इनके पास अपनी एक क्लास है कि इन प्रोटीन्स को प्रोटीन काइनेज सी जो है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू एक्टिवेट करते हैं काइनेजेस, हमेशा फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू एक्टिवेट करते हैं कि हमारे पास वो अपने कि हमारे पास प्रोटीन काइनेज सी फॉर एग्जांपल इनएक्टिवेट है, तो दूसरा जो हमारे पास डीएजी है वो आएगा, वो इसको फॉस्फेट दे रहा है। जैसे फॉस्फोराइलेशन होती है, प्रोटीन काइनेज सी एक्टिवेट हो गया। अब ये जब दूसरे किसी प्रोटीन को एक्टिवेट करने जाएगा या दूसरे किसी एंजाइम को एक्टिवेट करने जाएगा, तो वो फॉस्फेट ग्रुप जो इसने डाई एसाइल ग्लिसरॉल से लिए ये उसमें ट्रांसफर कर देगा, तो खुद डीएक्टिवेट हो जाएगा और दूसरा प्रोटीन की जो है फॉस्फोराइलेशन हो जाएगी और वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक्टिवेशन फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस के थ्रू होती है जो एडिशन ऑफ फास्फोरस है। इसी तरह मिथाइलेशन प्रोसेस भी है हमारे पास जिसके थ्रू एक्टिवेशन होती है, उसमें हमारे पास CH3 ग्रुप है। इसके अलावा हमारे पास एसिटाइलेशन का एक प्रोसेस है जिसके थ्रू मोस्टली जो है कभी कभार एक्टिवेशन भी होती है, लेकिन मोस्टली उसके थ्रू डीएक्टिवेशन होती है, ठीक है। हमारे पास ये काइनेजेस सी और ये हमारे पास इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि, या चलें ये मैं नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करूंगा, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है जिसमें हम स्टोन्स प्रोटीन वगैरह को डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो ये तो हमारे पास फॉस्फोलाइपेज सी सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम है। अगर हम इसको डायग्राम पे देखें, अगर हम तो ये देखें आप, ये हमारे पास एक उन्होंने जी प्रोटीन का रिसेप्टर की एग्जांपल लिए, तो ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन था हमारे पास के अल्फा यूनिट है, बीटा यूनिट है, गामा यूनिट है और इसके साथ जीडीपी लगी होती है, ठीक है। अब क्या हुआ कि हार्मोन आके अटैच हुआ, ये हार्मोन जैसे ही अटैच होते हैं तो ये अल्फा सब यूनिट के साथ जीडीपी जो अटैच होती है वो कन्वर्ट हो जाती है जीटीपी में, और ये इससे सेपरेट होके जाके किसको एक्टिवेट कर रहा है, फॉस्फोलाइपेज सी। ये फॉस्फोलाइपेज सी मैंने कहा कि हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर एक फॉस्फोलिपिड है, उस फॉस्फोलिपिड का क्या नाम है, PIP2 या फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल डाइफॉस्फेट। इस फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल डाइफॉस्फेट को ब्रेक करता है या स्प्लिट करता है इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक हमारे पास डाइएसाइल ग्लिसरॉल है ठीक है, और दूसरा हमारे पास रिलीज जाता है इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट जाके एक्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे और माइटोकॉन्ड्रिया पे, और वहां पे जाके कैल्शियम आयंस के चैनल्स को ओपन करता है। एज अ रिजल्ट कैल्शियम आयंस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया से निकलकर वो साइटोप्लाज्म में आके इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। जो हमारे पास डाइएसाइल ग्लिसरॉल है ये डाइएसाइल ग्लिसरॉल जाके प्रोटीन काइनेज सी को एक्टिवेट करता है, और प्रोटीन काइनेज सी जो है हमारे पास जाके डिफरेंट प्रोटीन्स को प्रोटीन एक्टिवेटर्स या प्रोटीन इनहिबिटर्स को जाके एक्टिवेट करता है, और वो हम आगे हमारे पास एक्टिवेटर्स और इनहिबिटर्स जो हैं वो जाके ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को आगे जाके अफेक्ट करते हैं। एक्टिवेटर्स जाके किसी पार्टिकुलर प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कराते हैं और इनहिबिटर्स जो हैं उस पार्टिकुलर प्रोटीन की ट्रांसक्रिप्शन को रोक लेते हैं। तो ये हमारे पास एक दूसरा सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम है। और दूसरा हमारे पास जो ये कैल्शियम आयंस हैं, कैल्शियम आयंस क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस का एक तो कनेक्शन है विद द कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, लाइक ये स्मूथ मसल्स और थोड़ा गला खराब हो रहा है, मैं जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश करता हूँ ताकि फाइल का साइज कम बने। तो हमारे पास कैल्शियम आयंस क्या करते हैं कि कैल्शियम आयंस का लेवल जब साइटोप्लाज्म में इंक्रीज होता है तो ये
पहला काम फंक्शन जो इसका हो सकता है कि ये या तो मसल्स में है तो मसल्स की कंट्रैक्शन कराता है, वो मैं पूरा प्रोसेस आप लोग को समझाऊंगा कि स्मूथ मसल्स की भी कंट्रैक्शन कराता है और स्केलेटल मसल्स की भी कंट्रैक्शन में हेल्प करता है। दूसरा हमारे पास कुछ कैल्शियम आयन डिपेंडेंट चैनल्स होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो ये कैल्शियम का जो लेवल है वो जैसे ही इंक्रीज करता है तो वो कैल्शियम आयन डिपेंडेंट चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और हमारे पास डिफरेंट प्रोटीन्स की सिक्रीशन भी उसको भी कंट्रोल करते हैं ये कैल्शियम आयंस। तो ये हमारे पास एक और प्रोटीन हार्मोन के मैकेनिज्म का एक्शन था जो इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट डाइएसाइल ग्लिसरॉल और कैल्शियम आयंस को एज अ सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम यूज कर रहे थे। आई होप कि इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। आज के लिए आई थिंक इतना बहुत है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि छोटे-छोटे लेक्चर्स, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसलिए मैं थोड़े छोटे-छोटे लेक्चर्स दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए। और मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं भी समझ ना आए, आप लाज़मी बोलें बिकॉज़ ये बहुत कांसेप्चुअल चीज़ें हैं और ये आपको आगे जाके बहुत काम आएँगी। तो कहीं भी कुछ समझ ना आया करे तो आप लोग फ़ौरन क्वेश्चन किया करें, और मैं देख रहा हूँ कि क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल नहीं कर रहे। आई डोंट नो कि आप लोग को या तो पता नहीं बहुत ज़्यादा ही समझ आ रही है कि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, या आप लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आ रही। बिकॉज़ जब समझ आती है तो क्वेश्चन ज़रूर अराइज़ होते हैं। अच्छा, so now move to today's question. So today's you guys have to answer that why low levels of glucose leads to fainting or unconsciousness. ठीक है, हमारे पास जो लो लेवल ऑफ ग्लूकोज है, अगर आपकी बॉडी में ग्लूकोज के लेवल कम हो जाए तो बंदे को चक्कर आने लग जाते हैं और वो अनकॉन्शियसनेस की तरफ जाता है। तो ये क्यों ऐसा होता है कि हमारे पास क्यों लो लेवल ऑफ ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेन को क्यों अफेक्ट करता है? ठीक है, क्वेश्चन इस तरह आपने ब्रेन से रिलेटेड उसका आंसर देना है कि हमारे पास क्यों जो लो लेवल ऑफ ग्लूकोज है, व्हाई इट फर्स्ट अफेक्ट द ब्रेन, सबसे पहले वो ब्रेन को क्यों अफेक्ट करता है और हमें चक्कर वगैरह आते हैं और अनकॉन्शियसनेस की तरफ बंदा जाने लगता है। ठीक है, आज के इतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर योर पार्टिसिपेशन इन द लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे एट होम। और दुआ भी करनी है साथ-साथ, कल से रमज़ान स्टार्ट हो रहा है ताकि अल्लाह ताला जल्द से जल्द हमें इस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को निजात दिलाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।